नाउ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड नॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, दोनों ही हैं यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट, फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स रजिस्टिविटी वेरीज एज, रजिस्टिविटी में जो चेंज होता है वो किस टाइप से लिया जाता है? इट इज रो टी इज इक्वल टू रो नॉट एक्सपोनेंट ई टू द पावर ई जी अपॉन के टी। नॉट इंपॉर्टेंट, बस एक रिलेशन देना था इसलिए दिया है। Eg इज एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, ये होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एवरीबॉडी नोज दिस, 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। इसको आप निकालना कभी भूल जाएं तो 8.31 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, इस तरह से आप करोगे तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाता है। ये एक रिलेशन है, नॉट इंपॉर्टेंट। फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स द नंबर डेंसिटी Nt of electron changes exponentially with temperature T as Nt equal to N0 e to the power minus Eg upon Kt। बस ये ध्यान रखिएगा, एक्सपोनेंशियली चेंज होता है, नॉट इंपॉर्टेंट। थर्ड इज नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर इन द सब्सटेंस, इट इज N। ये इसका ये रिलेशन यहां पे बताया गया। देन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, विद्युत अपघट्यों के लिए क्या रिलेशन होता है? देखिए क्या होता है इनके अंदर। विद्युत अपघट्य आप जानते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट को हमने बनाया तो कॉपर आयन अलग हो गए, सल्फेट आयन अलग हो गए, दे विल ट्रेवल इन द इलेक्ट्रोलाइट, जैसे बैटरी वगैरह में यूज होती है। इट इज रैंडमली डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन मोबिलिटी ऑफ आयंस। यहां पे मोबिलिटी का एक फंडा आएगा। मोबिलिटी का डिफरेंस आपको ऐसे समझा देता हूं मैं कि जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो उनकी चाल है, मोबिलिटी, एक कैट है और एक एलिफेंट है, रूम में एक बिल्ली बैठी हुई है, एक हाथी बैठा हुआ है, बड़ा रूम है। मैंने अचानक बोला भागो दौड़ो, बिल्ली खट से उठेगी और दंड से दौड़ लगा देगी। हाथी धीरे 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 उठेगा और फिर धीरे 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 चलना स्टार्ट करेगा। This is the difference in mobility. This is the मास का डिफरेंस है, तभी तो मोबिलिटी। आयंस जो होते हैं ना वो बड़े भारी होते हैं, जैसे सल्फेट आयन आपने बात की, SO4 सल्फेट आयन, कॉपर प्लस प्लस, एग्जांपल दे रहा हूं। अब कॉपर का एटम है, केवल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत भारी है। सल्फेट आयन है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, बहुत भारी है, हैवी है। अब अगर आप डंडा मारोगे, हाथी को आपने डंडा मारा, टेम्परेचर बढ़ाया तो वो थोड़ा सा और तेज भागने लगेगा और कुछ नहीं होगा। नंबर भी नहीं बदला इसमें और उसमें टेम्परेचर चेंज होने से रिलैक्सेशन टाइम पे भी कोई अंतर नहीं आया, लेकिन हां उसकी चाल थोड़ा सा जल्दी 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 चलने लग जाएगा हाथी, मोबिलिटी बदल गई। सो उस कंडीशन में बिकॉज ऑफ दैट random decreases due to increase in mobility of ions, alpha is negative। अब एक कंपैरिजन लिया कि किस मटेरियल के लिए कितना होता है अल्फा। मटेरियल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। देखिए अल्फा सिल्वर के लिए 0.0041 अल्फा की वैल्यू, कॉपर 0.0068, थोड़ा जल्दी बदलेगा टेम्परेचर, ज्यादा बदलेगा कॉपर का इन कंपैरिजन टू सिल्वर। एल्यूमिनियम 0.0043, ये लगभग सेम पे आते हैं। टंगस्टन 0.0045, प्लेटिनम 0.0039, ये मेटल्स की बात हो रही है। देन एलॉयज, नाइक्रोम 0.0004। मैंने कहा था ना अल्फा इज लेस फॉर एलॉयज, मिश्र धातुओं के लिए अल्फा की वैल्यू कम होती है, वो ये रही। और इससे भी अच्छा कौन है? मैग्नेनिन 0.00000, 5 जीरो लग गए ऑफ 2। इसीलिए अगर आपको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस बनाने क्या बोलेंगे, मानक प्रतिरोध बनाइए जो टेम्परेचर के साथ ना बदले। इन दोनों में हम प्रेफर करेंगे किसको? मैग्नेनिन को। नेग्लिजिबल है, बहुत कम बदला। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ओम था, पता चला, और आपने जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो ज्यादा 100.5 हुआ, इससे ज्यादा नहीं हुआ। स्टैंडर्ड
मटेरियल, ये सेमीकंडक्टर्स, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट नेगेटिव होता है 0.0005 फॉर सेमीकंडक्टर, अल्फा इज नेगेटिव, जर्मेनियम -0.05, सिलिकॉन -0.07। सो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर होते हैं, उनके लिए ये टेबल बनाया। तो 0.004, 0.008, 0.006 ये रेंज हो गई किसकी, मेटल्स के लिए। 0.000, 0.0000005, 0 zeros ये रेंज हो गई किसके लिए, अलॉयस के लिए। और 0.05, 0.07 ये रेंज हो गई किसके लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए। देखिए अब इसमें एक क्वेश्चन जो आएगा वो स्लोप के बारे में पूछा जाएगा। वो कैसे पूछाएगा कि वोल्टेज चेंज करने से करंट चेंज होती है, ओम्स लॉ आगे हम पढ़ने वाले हैं, V इज इक्वल टू आई आर होती है, करंट इज प्रोपोर्शनल टू होता है वोल्टेज। एक्चुअली बहुत सारे जगह पर कॉज में और इफेक्ट में लोगों में बड़ा कंफ्यूजन होता है ओम्स लॉ के बारे में। तो ऑलवेज I इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है, वोल्टेज इज नॉट प्रोपोर्शनल टू करंट। कॉज और इफेक्ट, गाड़ी में एक्सेलेरेटर की वैल्यू चेंज करना, एक्सेलेरेटर देना, ये कॉज है, और इफेक्ट किस पे पड़ा, स्पीड पे पड़ा। स्पीड इज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट। सो जब भी ग्राफ बनाया V और I के बीच में बनाया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाते हैं तो 1/r डालते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। सो यहां पे देखिए V और I के बीच में अगर ग्राफ बनाया तो एक ग्राफ आया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती, 0, तो क्या होता, जैसे ही वोल्टेज आप चेंज करते समथिंग अपॉन 0, करंट कितनी हो जाती, इंफिनिटी हो जाती। वोल्टेज 0 है, आपने हल्का सा भी बढ़ाया तो करंट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो यहां पे क्या आया, अगर रेजिस्टेंस 0 होगा किसी का मटेरियल का तो ग्राफ ऐसा सीधा निकलेगा। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस इंक्रीजेस इंक्रीजेस, VI ग्राफ झुकता जाएगा झुकता जाएगा झुकता जाएगा झुकता जाएगा। इफ रेजिस्टेंस बिकम्स इंफिनिटी, आप कितना भी वोल्टेज दे दो, कितना भी वोल्टेज दे दो, कितना भी वोल्टेज दे दो, करंट बहेगी नहीं। इन केस रेजिस्टेंस की बहुत हाई वैल्यू है, व्हाट इज इट, इंफिनिटी, कितना भी वोल्टेज लगा लो, कितना भी वोल्टेज लगा लो, करंट इसमें से जा ही नहीं पाएगी, करंट ऑलवेज रिमेन्स 0। सो इफ रेजिस्टेंस इज इंफिनिटी, ग्राफ टेंड्स टू इन दिस डायरेक्शन। सो VI ग्राफ में रेजिस्टेंस बढ़ता है तो स्लोप घट जाता है। कहां होगा इसका क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि वोल्टेज करंट, ये आप जरूर चेक करना कि वोल्टेज इस एक्सिस पे दिया है और करंट इस एक्सिस पे दिया है, तो लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, देखो आप स्लोप बदल गया, ये ध्यान रखना। VI ग्राफ में इस तरफ आप आओगे 0 की तरफ, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। अब आप इनमें से ये बताओ, फॉर मेटल्स, इफ दिस इज टेम्परेचर T1, दिस इज टेम्परेचर T2, आप मेरे को बतलाइए कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा, T1 ज्यादा कि T2 ज्यादा। सो हमको मालूम है मेटल्स के लिए, फॉर मेटल्स एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस मतलब ये बढ़ गया। सो डेफिनेटली टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, R2 इज ग्रेटर देन R1, इंपॉर्टेंट का मार्क। इंसुलेटर्स के लिए भी टेम्परेचर बढ़ता है, इधर आएगा ग्राफ, लेकिन उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा चेंज होगा। बट सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा इज नेगेटिव, सो उल्टा हो जाएगा। सेमीकंडक्टर के लिए व्हाट, T2 इज लेस देन T1, स्लोप के अनुसार। ये एनालिसिस ध्यान में रखिएगा। फिर आए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आया
alloys are used to make standard resistances because स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस मतलब मानक प्रतिरोध, जिनका टेम्परेचर बढ़ने से उनकी वैल्यू चेंज ना हो। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इनके लिए अल्फा बहुत स्मॉल है। मैंने आपको बतलाया था कि टेम्परेचर बदले पर उसकी वैल्यू ना चेंज हो, इट शुड नॉट चेंज, इट रिमेन्स कांस्टेंट। 100 ओम मतलब 100 ओम, 200 मतलब 200, 400 मतलब 400, टेम्परेचर बदलता रहे, वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट होनी चाहिए। सेकेंड इज मेल्टिंग टेम्परेचर इज हाई। ये नहीं कि आपने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया तो वो मेल्ट हो गया, पिघल गया, नहीं नहीं नहीं, मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होना चाहिए ताकि हाई से हाई टेम्परेचर पे भी आप सही वैल्यू बता सकें उसकी। थर्ड इज रजिस्टिविटी इज वेरी हाई। रजिस्टिविटी हाई होने से क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस हाई होने से लेंथ आपकी कम हो जाएगी, नहीं तो इतना बड़ा रेजिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा 100 ओम, और एक छोटा सा रेजिस्टेंस आपने लिया वायर का, दिस इज 100 ओम। हम छोटी चीज प्रेफर करेंगे निश्चित रूप से, ये वाली, इतना बड़ा तार लेके क्या करेंगे। सो यहां पे दिस इज व्हाट, रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए ताकि लेंथ कम से कम यूज हो जाए। आप सोचिए कि अगर मान लीजिए रेजिस्टिविटी बहुत कम है तो आपको 2 किलोमीटर लंबा तार बिछाना पड़ा तब जाके आपको 100 ओम रेजिस्टेंस मिल पाया, विच इज नॉट एट ऑल डिजायरेबल। ये संभव थोड़ी है। तो रेजिस्टिविटी हाई, मेल्टिंग पॉइंट शुड बी हाई एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा शुड बी लेस। इसके ऊपर मार्क करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट।